नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूँगा जो बहुत ही वायरल हो रहा है और बड़ा एक हॉट पॉलिटिकल इशू भी बन गया है, सोशल सब्जेक्ट बन गया है। मैं क्यों बात करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से नेशन और सोशल शिफ्ट को भी देखता हूँ और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेरे पास एक पुराने कुछ स्टडीज़ हैं जिनको मैं जोड़ता हूँ। दो दिस इज़ नॉट अ न्यू डिबेट, बट चूँकि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैज़ addressed the country, the nation on the Independence Day, and he used one word that was बौद्धिक नक्सलवाद। ये बौद्धिक नक्सलवाद बेसिकली क्या होता है? इसको जब गूगल करेंगे तो आपको अर्बन नक्सलवाद का एक मिल जाएगा इसका। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? देखिए, कंप्यूटर को देखेंगे तो एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो हार्डवेयर है, जिस नक्सलवाद की हिंसा हम देखते रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बंगाल में और दूसरी जगहों पर, उड़ीसा में भी, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे हिंसा, मर्डर्स, हमारे सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान मारे गए, इसमें शहीद हो गए। ये एक ऐसा नक्सलवाद है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस कैन काउंटर। लेकिन इस हार्डवेयर से ज़्यादा खतरनाक दूसरा जो बौद्धिक नक्सलवाद है, ये बौद्धिक नक्सलवाद है जब भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों को तोड़ने के लिए, विच्छेदन करने के लिए अलग-अलग प्रकार से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अभियान चलाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड बौद्धिक नक्सलवाद। और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद बहुत सारे लोगों ने उस पे कहना शुरू किया कि आई एम प्राउड टू बी द इंटेलेक्चुअल नक्सल। खैर, उस पर नहीं पड़ते हैं। समझ लेते हैं ये बौद्धिक नक्सलवाद कैसे काम करता है, कब-कब इसका असर हुआ है, और मैं दोनों ही जो स्ट्रीम है हमारे पॉलिटिकल, लेफ्ट राइट जो भी विंग हैं, उस दोनों के बारे में बात करूँगा। ये जो अर्बन नक्सलवाद शुरू हुआ, इसके लिए पहले कुछ टूल किट्स डेवलप किए जाते हैं और वो टूल किट वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेवलप होते हैं। उस टूल किट में ये तय किया जाता है कि सर्टेन इशू की वजह से भारत के किसान, भारत के छात्र, भारत के आम आदमी बड़े शोषित और पीड़ित हो रहे हैं, और उस पीड़ा को बहुत ही गहन तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक बहुत बड़ा वल्नरेबल प्लेटफॉर्म बन गया है आज के समय में। उसका भी यूज़ अभी हमने हाल ही में देखा दिल्ली प्रोटेस्ट में किया जाता है, और ऐसा करके 2-3 साल तक लगातार उसके बारे में लोगों का माइंडसेट तैयार किया जाता है। जब वो माइंडसेट पक जाता है, तो फिर क्या करता है, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री होती है और उसको लेकर एक अनरेस्ट मूवमेंट खड़ा किया जाता है। देखो, ये बौद्धिक नक्सलवाद, या मैं कहूँ बौद्धिक आतंकवाद, अलग-अलग प्रकार से देश के इतिहास में इस्तेमाल होता आया है। मैं थोड़े से फैक्ट्स के साथ बैठा हूँ आज, जैसे एनजीओज़ के माध्यम से, दूसरे तंत्रों के माध्यम से न्यायपालिका पर आरोप खड़े करना, सरकार के बारे में लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना, और एक कानूनी कवच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना, राइट टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इतना बुरा इस्तेमाल इसमें होता है कि जिसके चलते चीज़ें बद से बदतर होती चली जाती हैं। थोड़ा फैक्ट्स में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भीमा कोरेगांव का एक मामला आया था। उसमें भी वहाँ जो स्थानीय स्तर के जातिगत समूह थे, सामाजिक समूह थे, उनको शिफ्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, एंड दे डिड इट सक्सेसफुली। भीमा कोरेगांव के बाद मैं देखता हूँ जो हिंदी को लेकर के साउथ इंडिया में एक अनरेस्ट खड़ा किया गया लोगों के मन में, जिससे नॉर्थ साउथ पूरा कल्चर ही डिफरेंट हो गया, वो उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। सीसी और एनआरसी को लेकर के जिस तरीके से पूरा 10 से 12 महीने हमारा नॉर्थ ईस्ट को जलाया गया, परेशान किया गया,
एनईपी को लेकर के बहुत बड़े डिबेट्स किए गए, क्योंकि एनईपी में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स थे जिसका शिकार बाद में धर्मेंद्र प्रधान हुए। वो एक अलग विषय है करप्शन का, मैं किसी का साथ देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ लें इसके लिए मैं बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान उस एनईपी को जिस तरह से मूव कर रहे थे वो बड़ा एग्रेसिव था, फॉरवर्ड अग्रेशन था, और उसके चलते स्थापित जो परंपराएं की थी पुरानी सरकारों ने वो सारी खत्म हो रही थी। तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। नीट वाला मामला क्लियर है, करप्शन हुआ है, पनिशमेंट होना चाहिए, जांच होना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं तो कुडनकुलम एक एटॉमिक हमारा बना था, सेंटर बना था, उसको लेकर के इतना बड़ा हल्ला मचाया गया था, और उसमें बेसिकली यूएसए बेस्ड इंटेलिजेंस और चाइनीज इंटेलिजेंस का पूरा हाथ था, और लंबे समय तक उसको एस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया। बाद में फिर वो इस्टेब्लिश हुआ और अभी वो काम कर रहा है। लोगों को डराया गया कि मल्लाह मर जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं था। एक और बड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मुंबई में जो एक मेट्रो आरे प्रोजेक्ट था जिसको कि समुद्र के अंदर में चलाना थी, उसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचाया गया और लंबे समय तक विवाद होता रहा, और बाद में वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुआ प्रोजेक्ट और लोगों को शांत होना पड़ा। चूँकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना बढ़ गया है कि हमारा समाज इन बातों को बहुत जल्दी भूल जाता है और भूल करके वापस से इनके चंगुल में आ जाता है। चूँकि एल्गोरिदम का ज़माना है और एल्गोरिदम का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है वो भारत से कंट्रोल नहीं होता है, भारत के बाहर से कंट्रोल होता है। तो जहाँ से कंट्रोल होता है वहाँ इन लोगों की अप्रोच रहती है। हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी खूब इसका इस्तेमाल किया है। राम मंदिर का जो मूवमेंट रहा उस समय इसका जिस तरह से एक विशेष समुदाय को मोबिलाइज करने में इस्तेमाल किया गया, तब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन न्यूज़ जो टीवी के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू आते थे उन्होंने बड़ी भूमिका उसमें निभाई। हम तमाम दूसरे मुद्दे देखते हैं, हर समय देश में इतिहास में इसका इस्तेमाल हुआ है, चाहे मैं फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं या दूसरे किसी मुद्दे की बात करूं। देखिए, एक भ्रम फैलाना कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, अंग्रेजों ने राष्ट्र बनाया। एक भ्रम फैलाना कि भारत की जो बौद्धिक संपदा है वो नकली है, असली बौद्धिक संपदा यूरोप की है। ये सारे के सारे उस बौद्धिक नक्सलवाद के बड़े टूल हैं। अब इस टूल किट के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ? नहीं, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। पर मैंने इसको गहन तरीके से सोचा कि जब ये टूल किट बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो क्या होता है। मैं शुरू करता हूँ राम मंदिर के आंदोलन से और उसके पहले के मूवमेंट से। उन चीज़ों के द्वारा दोनों कम्युनिटीज़ बिल्कुल अलग हो गए। आज शत्रुता इस स्तर पर कायम है कि जरा सी सांस लेते ही सांप्रदायिकता का माहौल गरमाने लगता है। नुकसान किसका? देश का नुकसान, समाज के युवाओं का नुकसान, परिवारों का नुकसान, प्रॉपर्टीज का नुकसान। दूसरा मुद्दा देखते हैं, जिस तरीके से दो विचारधाराएं देश में लेफ्ट और राइट रहीं और इस टूल किटों का इस्तेमाल हुआ, तो हमारे देश में बड़े स्तर पर पोलराइजेशन हुआ और एक जो विचारधारा है वो दूसरी विचारधारा के लोगों को परमानेंट दुश्मन समझती है। जिस तरह से टीवी पर डिबेट्स होते हैं, जिस तरह लोग आपस में डिबेट करते हैं और देश के अंदर जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, या मैं कहूँ थोड़ा आगे बढ़ करके जातिवाद का जो प्रचंड स्वरूप आज हम देखते हैं, वह स्वरूप इसी प्रकार के बौद्धिक नक्सलवाद का, बौद्धिक आतंकवाद का परिणाम है। इससे क्या होगा फर्दर इससे ये होगा कि सारे के सारे, हाँ अभी याद आया कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण को अपना वो बनाया है टूल, इसी बौद्धिक नक्सलवाद का एक उदाहरण है। दुनिया के तमाम विकसित देशों को देख लीजिएगा, वहाँ इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आरक्षण को टूल बना करके और फ्रीबीज का जो एक चलन बन गया है कि जो सरकार ज़्यादा फ्रीबीज बांटेगी वो चुनाव जीत जाएगी। इसके लिए भी टूल किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। करोड़पति दे दिया, अरबपति दे दिया, और ये ठीक है, कमज़ोर वर्ग को लाभ मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपाहिज है उनको लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज के समय में इंटेलेक्चुअली कोई भी समाज पिछड़ा नहीं है। आप नीट के, यूपीएससी किसी भी एग्जाम देख लीजिएगा, इन सब के जो सिलेक्शन होते हैं उसमें 1 या 2% के ऊपर नीचे काम होता है, लेकिन उसके बाद भी ये खेल जारी है।
मैंने कोशिश की समाप्त करने की कि किस तरीके से बौद्धिक नक्सलवाद अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी ने एमवाई फैक्टर, किसी ने कोई और फैक्टर, किसी ने एग्रेसिव नेशनलिज्म, किसी ने कुछ, किसी ने हिंदुइज्म, हर तरह से उसका इस्तेमाल किया। ये बौद्धिक नक्सलवाद ब्रॉडर तरीके से हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप जागृत होइए, समझिएगा और इससे बचने की कोशिश करिए। कैसे बचें? हम एक हेल्दी मीडिया फिल्टर लगाएं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि एल्गोरिदम इतना इम्प्रेसिव होती है कि आपके दिमाग पर काबू कर लेती है और फिर आप ना चाहते हुए उसको सोचना शुरू कर देते हैं और आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न का न्यूरॉन ट्रेंड बन जाता है, आपका विचार उसी तरफ चलने लगता है। तो इससे बचने के लिए मीडिया को फिल्टर करिएगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखिएगा और परिवार में हेल्दी डिस्कशंस बनाइएगा, क्योंकि परिवार पहली पाठशाला है। वहाँ से हमारी बातें शुरू होती हैं, हिंदू खराब हैं, मुसलमान खराब हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, हम हमारी भाषा को प्रेम करके हमारा जो पुराना बौद्धिक संपदा है उपनिषदों का, वेदों का, उसके बारे में हम जानना शुरू करें। हम जो भी हैं जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, लेकिन जब उसको जानेंगे तो हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव पैदा होगा और वह श्रेष्ठता का भाव अभ्यास करने पर इस बौद्धिक नक्सलवाद को, जो सामाजिक नक्सलवाद बनता जा रहा है, जो धीरे धीरे भावनात्मक नक्सलवाद में कन्वर्ट हो रहा है, इससे हम लड़ पाएंगे और लड़ करके देश की रक्षा कर पाएंगे। तो शिक्षक होना, प्राचार्य होना मेरी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वल्नरेबल इश्यूज़ को मैं एनालाइज करूं, रिसर्च करूं और आपके सामने लेके आऊं। अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।